खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं रुख। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी आज जारी कर सकती है लिस्ट। बीजेपी जारी कर सकती है अपनी पहली लिस्ट। कई विधायकों के नाम कटने के हैं अनुमान। आजसू को 10 सीट दिए जाने की संभावना, जदयू को 2 सीट दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। जेडीयू को 2 सीट, हालांकि 3 सीटों की मांग लगातार नीतीश कुमार की पार्टी कर रही थी। 2 सीटों पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी जारी कर सकती है अपनी पहली लिस्ट। आजसू को 10 सीट दिए जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो 2 चरणों में झारखंड में चुनाव होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत भी तेज है और सीटों को लेकर लगातार मंथन का दौर एनडीए गठबंधन में और इंडिया गठबंधन में जारी है। ऐसे में बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। कहा जा रहा है कि 90% सहमति सहयोगी दलों में बन चुकी है। 10 सीटों को देने की संभावनाएं आजसू को जताई जा रही है। आजसू को 10 सीटें मिल सकती है, वहीं जेडीयू को 2 सीटें देने की संभावना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अजय, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासत जारी है और ऐसे में अब सीट शेयरिंग को लेकर सहमति भी बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पहले लिस्ट जारी कर सकती है, आखिर कब तक और क्या कुछ सहमति अभी तक बन पाई है? देखिए, कल चुनाव आयोग द्वारा जो राज्य में जो घोषणा की गई है चुनाव लेकर के, और झारखंड में आचार संहिता लागू है, ऐसे भी जो सियासत की लड़ाई काफी तेज है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि घोषणा होने, चुनाव की घोषणा होगी, तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि दोनों पार्टियां, इंडिया गठबंधन कह ले या फिर एनडीए, दोनों में सीटों का महासंग्राम है। देखिए, घोषणा हो गई है, 2 चरणों में चुनाव होना है, बहुत कम समय है। मात्र पहली बार झारखंड में ऐसा हो रहा है कि जो 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव जो है 2 चरणों में हो रहा है। ये पहली बार ऐसी हो रही है। हालांकि ये जो चुनाव आयोग चुनौती के रूप में दिखा, लेकिन सबसे कम समय, यानी सबसे कम समय है, 25 तारीख को नामांकन का तारीख है। लेकिन ऐसे में जो समय है उस तक दोनों पार्टियां, दोनों दल जो आर पार की जो लड़ाई की लड़ने की बात है, दोनों जो उनके सहयोगी दोनों में सीटों को लेकर के अभी तक कोई भी चीजें ठोस निर्णय नहीं हो पाए। हालांकि देखिए, आज जो है बीजेपी जो है जो प्रथम चरण के जो 13 तारीख को जो नवंबर को जो चुनाव होंगे, उन चुनावों का आज 43 सीटों का जो है ऐलान, उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। और उसके बाद जो है कि सारे सामने झारखंड की सारी तस्वीरें सामने निश्चित रूप से आ जाएगी। उसके बाद ही उनकी जो इंडिया गठबंधन के जो लोग होंगे उनके भी अब तारीखों का कल बैठक है, और बैठक के बाद उनकी भी तस्वीरें सामने लिस्ट आ सकती है। तो देख सकते हैं कि आज समय कम है और चुनौतियां सबसे ज्यादा है, क्योंकि चुनाव लड़ना है, कम समय है और 1 महीने के अंदर दोनों पूरे चरण जो है समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में सीटों का महासंग्राम में निश्चित रूप से ये दोनों पार्टियों के लिए चुनौती है। अब देख सकते हैं कि जो कई चेहरे जो होंगे, बिल्कुल दोनों ही गठबंधन में सीटों को लेकर मंथन जारी है। ऐसे में बीजेपी पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। कई विधायकों के नाम कटने का अनुमान लगाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं बहराइच हिंसा में बड़ा अपडेट सामने आया है। 1 मर्डर, 3 एफआईआर, 52 गिरफ्तारियां। मृतक राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बर्बरता के सबूत सामने आए हैं। हत्या के पहले तड़पाया गया, नाखून उखाड़े गए। राम गोपाल के शरीर में गोली के 35 छर्रे मिले हैं। राम गोपाल को करंट भी लगाया गया। तो मृतक राम गोपाल को जान से मारने से पहले उसे तड़पाया गया। रिपोर्ट में बर्बरता के सबूत सामने आए हैं। अहम खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आया है। राम गोपाल के शरीर में गोली के 35 छर्रे मिले हैं। 1 मर्डर अभी तक, और इसमें 3 एफआईआर दर्ज की गई है। 52 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी है। बहराइच का यह हिंसा लोगों के दिल को झकझोर दिया है और अब लगातार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि राम गोपाल के परिवार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से उसके घर का चिराग बुझ गया है। अभी तक 3 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 52 गिरफ्तारियां हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आया जिसमें बर्बरता के कई सबूत मिले हैं। नाखून उखाड़े गए। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि मारने से पहले, जान से मारने से पहले उसे तड़पाया गया। हत्या से पहले
रामगोपाल को तरपाया गया, उसके नाखून, उसके पैरों के नाखून निकाले गए, उखाड़े गए। तो हत्या के पहले तरपाया गया है, करंट लगाया गया है। 35 छर्रों के निशान उसके शरीर पर मिले हैं। तो रामगोपाल के शरीर पर 35 छर्रे के निशान मिले हैं। हालांकि अभी तक दोनों मुख्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। सलमान अभी तक फरार बताया जा रहा है। पुलिस की तरफ से टीमों का गठन किया गया है और लगातार तलाश की जा रही है। अभी तक 52 गिरफ्तारियां हो चुकी है। मृतक रामगोपाल की पोस्टमार्टम भी रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में बर्बरता के कई सबूत मिले हैं। मारने से पहले रामगोपाल को निर्मम तरीके से तरपाया गया, उसके नाखून उखाड़े गए। तो हमारे साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जुड़ चुके हैं। अनिल पाठक जी, एक हद तक बर्बरता की गई है रामगोपाल के साथ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई खुलासे सामने आए हैं। देखिए, उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो काफी चौंकाने वाली है। रामगोपाल मिश्रा के शरीर से 35 छर्रे जो है निकले हैं और जो अभी इनपुट आ रहा है पुलिस का, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो मुख्य आरोपी हमीद हैं और उसके जो बेटे हैं उनके पास लाइसेंसी बंदूक है। उसी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर रामगोपाल की हत्या की गई होगी। इस बात के पुख्ता सबूत मिल रहे हैं। इसके अलावा जो बर्बरता और नृशंसता की गई है रामगोपाल के साथ, उसका भी खुलासा जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे हुआ है। शरीर पर कई जख्म पाए गए हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि धारदार हथियार से हमला किया गया। नाखून जो है वो नोच लिए गए। इसके साथ ही आंख फोड़ने की भी कोशिश की गई, क्योंकि आंख पर जो है एक गहरा जख्म जो है रामगोपाल मिश्रा के मिला है। तमाम चीजें हैं। अब तक इसमें पुलिस की तरफ से 3 FIR की गई हैं और 52 गिरफ्तारियां की गई हैं। दोनों पक्षों की तरफ से 52 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ताबड़तोड़ जो है पुलिस की दबिश चल रही है। बावजूद इसके जो मुख्य आरोपी हमीद है, उसके 2 बेटे हैं, जिसमें एक का नाम सलमान है, इनका कहीं सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस का इनपुट है ये मुख्य आरोपी जो है ये नेपाल फरार हो गए हैं, क्योंकि ये बहराइच से फटा हुआ नेपाल बॉर्डर है और बड़ी आसानी से नेपाल जो है वहां पर जाकर के ये छिप सकते हैं या छिपे हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंवर दिवाकर बहराइच से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंवर, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, लगातार दबिश भी दी जा रही है, प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है परिवार के द्वारा। जी, जैसा कि बताना चाहेंगे कि तनाव बरकरार है, लेकिन अभी कहीं न कहीं शांति है। पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। मुख्य आरोपी जो है वो नेपाल, भारत नेपाल की सीमा है, नेपाल फरार हो गया है। टेप लगी हुई है। लगातार रात में पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। पुलिस जो है आरोपियों को तलाश रही है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी कहीं न कहीं पुलिस से दूर है। वही जो है इनके परिजन लोग मुख्यमंत्री मिलने के बाद जो है कार्रवाई के लिए आश्वासन के बाद, समझाने बुझाने के बाद मान गए हैं। जी कुंवर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की वजह ब्लड लॉस और शॉक और ब्रेन हैमरेज को बताया जा रहा है। क्या कुछ और भी जानकारियां? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसने लाइसेंसी असलाह इसके पास था। लाइसेंसी असलाह से 12 बोर की असलाह से जिसने जो है 2 राउंड फायर किया, जिससे कई छर्रे इसके शरीर पर लगे और दूसरी चीज से नाखून भी उखाड़ दिए गए। एक वीडियो जो है वायरल हुआ है, वीडियो सामने आया है छत से लाते हुए, जिसमें नाखून उखाड़ दिए गए हैं और कई जगह शरीर में भी चोटों के निशान मिले हैं। जी बिल्कुल। अनिल जी, जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, बर्बरता के सभी हदों को पार कर दिया गया, ऐसे में मानसिकता पर भी सवाल उठने लगे और उठना लाजमी भी है। देखिए सुशी, जिस तरह की रिपोर्ट आई है और जो शरीर, जो डेड बॉडी का स्वरूप देखने को मिला है और जो काज ऑफ डेथ है, उससे एकदम काफी हद तक क्लियर हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काज ऑफ डेथ जो है वो ब्रेन हेमरेज बताया गया है। आमतौर पे ये अत्यधिक जब ब्लड बह जाता है तो उसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो जाता है। इसका मतलब गोली, छर्रे और धारदार हथियार के इतने घाव थे रामगोपाल मिश्रा की शरीर पर, जिससे अत्यधिक प्रभाव हो गया और बाद में उसको करंट देने की भी बात कही जा रही है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अब तक पता चला है। इसमें हैवानियत की हद है और ये नहीं कह सकते हैं कि ये घटना अकस्मात हुई है। हो सकता है इसमें प्लान भी रहा हो,
क्योंकि जिस तरह से बंदूक से गोली चली है, लात से नाखून नोचे गए हैं, धारदार हथियार से हमला हुआ है, तो ये नहीं कर सकते कि अचानक हो गया है। में भी संभव है ये जो हमीद का घर है ये आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा हो। ये भी बात कही जा रही है कि हमीद के जो लड़के हैं वो मनबड़ के चुके हैं, उनको जो वहाँ की पुलिस है उनका संरक्षण रहता था। यही वजह थी कि मनोबल हमीद और हमीद के लड़कों का बढ़ा हुआ था, उन्होंने सीधा टकराव करने का तो साहस। बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से बर्बरता की गई उसके बाद से ही लगातार मानसिकता पर भी सवाल उठने लगे हैं। कुंवर दिवाकर, क्या कुछ अभी तक प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है? प्रशासन द्वारा अभी जो है अब तक 52 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, जिसमें से दोनों समुदाय के लोग हैं। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। बाकी कुछ रात में गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन अभी प्रशासन उनको ये पुष्टि नहीं किया है, मेडिकल वोडिकल कराने के लिए भेजा है। और 3 FIR बाद में अज्ञात लोगों के खिलाफ हुई हैं, जिसमें जो है मुस्लिम पक्ष का जो जला था, नुकसान हुआ था, उसमें 3 FIR अज्ञात हुई। 1 FIR पहले हुई थी। बाकी मुख्य आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है और कई जोन की पुलिस ADG DIG IG सारे लोग लगे हुए हैं। बाकी SP DM भी दौरा कर रहे हैं, पुलिस छावनी में तब्दील है। जी बहुत शुक्रिया कुंवर आपका। अनिल जी आपका, आप निगाह बनाए रखिए। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, रिपोर्ट में बर्बरता के कई सबूत मिले हैं, नाखून उखाड़े गए और इसके बाद से अब लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। खबरों में बढ़ते आगे, खबर मेरठ से है जहां फर्जी ID के साथ MBBS का छात्र पकड़ा गया। बता दें कि टोल क्रॉस करने के लिए फर्जी ID का इस्तेमाल कर रहा था, जिसके बाद टोल कर्मियों ने छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया। पूरा मामला प्रतापपुर थाना क्षेत्र के काशी टोल प्लाजा का बताया जा रहा है। फर्जी कांस्टेबल की ID के साथ पकड़ा छात्र काशी टोल प्लाजा पर MBBS का छात्र पकड़ा गया है। टोल क्रॉस करने के लिए फर्जी ID का इस्तेमाल करता था। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिजाओं में इस समय उपचुनाव की गूंज है। लोकसभा चुनाव को हुए 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर जा टिकी है। इस बीच अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इंडिया वॉइस के संवाददाता विनय मिश्रा ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह से मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रदेश की 10 सीटों को उपचुनाव होने जा रहा है और सबसे हार्ड सीट जो है मिल्कीपुर की मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे सपा का पहले से ही कब्जा था। अब देखने वाला होगा कि भाजपा इससे कब्जा कर पाती है नहीं। तो यहाँ हमारे साथ जिला अध्यक्ष संजीव सिंह मौजूद है, उनसे यहाँ पे हम बात करते हैं कि देखिए, हार्ड सीट समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ प्रचारित कर रहे हैं, हार्ड सीट नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है, संगठनात्मक गतिविधियों के आधार पर काम करती है। हम इस बाई इलेक्शन के लिए तैयार हैं और जिस तरह से समाजवादी पार्टी का चरित्र दिन प्रतिदिन उजागर होता जा रहा है, लोकसभा में वो अफवाह फैलाकर झूठे वादे कर जनता को दिग्भ्रमित करके कुछ चंद सीटें ज्यादा जीत लेने से जो है उनके कार्यकर्ताओं और उनके तथाकथित समर्थकों के मनोबल बढ़े हुए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में वो अराजकता फैलाने की सीमा को क्रॉस कर रहे हैं। तो उससे आम आदमी को जो दिग्भ्रमित होकर भ्रमवश लोकसभा के चुनाव में उनके साथ चला गया था, उसका मोह भंग हो गया है और आज पूरा सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी जी और मोदी जी की नीतियों को समर्थन करते हुए भाई इलेक्शन में भाजपा के प्रत्याशी को वोट करेगा और यहाँ से हम जीतेंगे। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री ने स्वयं का माल संभाल रखी, तो इससे कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये जो है मिल्कीपुर जो है काफी टिपिकल सीट है, क्योंकि सपा के खाते में थी। तो कितना ये कांटों भरा रहेगा? नहीं, ये कहना कि मुख्यमंत्री ने स्वयं संभाल रखी है, ये जो है नीतिगत बात है, ये बहुत सत्य बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आज की तारीख में पूरे भारतवर्ष के नेता हैं, तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के चुनाव में उनका हस्तक्षेप रहता है। आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश देश में कहीं भी चुनाव हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभाएं वहां लगती हैं। तो 10 की 10 सीटों की कमान उनके पास है और सब जगह वो उतना ही समय दे रहे हैं जितना यहाँ उन्होंने समय दिया है। और जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर काम करती है, कैडर बेस पार्टी है, नीचे तक हमारा संगठन है। उस संगठन के आधार पर हम ऊपर जाते हैं और उसी संगठन के आधार पर प्रदेश और केंद्र की नीतियों के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे और चुनाव जीतेंगे। गौवंश का जो यहाँ पे अस्थायी गौशाला काफी बड़ी बनी हुई है कुमारगंज में,
लगभग 500 बीघे का, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आ रही खान पान को लेकर के, भूसा पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो पशुओं को बाहर कर दिया था। तो इस पे क्या कहेंगे, क्या अधिकारियों की लापरवाही है क्या? नहीं, सब उस पे बात हुई है, तो 3 तरफ से वहाँ अस्थायी दीवार थी, एक तरफ से अस्थायी दीवार बनाई गई तुरंत, और उस अस्थायी दीवार में फेंसिंग कहीं कमजोर थी। कल ही जिलाधिकारी और प्रशासन के लोगों से बात हुई है, उधर एक तरफ की फेंसिंग को ठीक किया जाएगा और वहाँ जानवरों के खाने पीने की समुचित व्यवस्था की जाएगी, कोई जानवर बाहर नहीं निकलने पाएगा। अच्छा, सपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, बसपा ने भी घोषित करता है, तो आखिर बीजेपी कब करेगी? और जल्द ही हमारा भी प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। हमारे यहाँ प्रत्याशी कमल का फूल होता है, हम कैडर बेस पार्टी हैं, हम संगठन बेस पार्टी है, हमारे यहाँ प्रत्याशी का चेहरा गौड़ होता है, हम पार्टी के प्रतिबिंब पर चुनाव लड़ते हैं। तो हमारा प्रत्याशी घोषित है। पिछले 2 महीनों से आप देखिए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता के बीच हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा परिवारवाद तो नहीं है, नहीं कि पाका 11 होना है, किसी का बाप चुन गया तो उसका बेटा चुन जाएगा, उसका नाती चुन जाएगा, उसका पोता चुन जाएगा। हम संगठनात्मक पार्टी है, संगठन की रीति नीति के आधार पर बहुत ही जल्द आज आयोग पीसी करने वाला है। जैसे तारीखों का ऐलान होगा तैसे हमारे प्रत्याशी का भी ऐलान हो जाएगा। अच्छा, आपने परिवारवाद की बात की, तो सभा में इस तरीके का देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे उस सभा को? देखिए, यह सब लोग जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनके यहाँ पाका 11 होता है, और ये सत्ता सेवा के लिए नहीं प्राप्त करते हैं, सत्ता अपने परिवार, अपने कुनबे और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। इनका देश से कोई मतलब नहीं। इनका जो पीडीए है वो गरीबों को धोखा देने के लिए है। जब ये सरकार में आएंगे तो सरकारी संसाधनों को लूटेंगे, सरकारी खजाने पर डकैती डालेंगे और उसको ले जाकर अपने घरों में भरने का काम करेंगे। तो ये हमारे साथ जो है सपा भाजपा के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पे जो भी प्रत्याशी आएगा उसका चुनाव निशान कमल होता है, कोई मतभेद नहीं होता, और ये आने वाले दिनों में जल्द ही पता चल जाएगा कि प्रत्याशी आखिर कौन होता है। और इंडिया वाइज के सवालों का, हर सवालों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। सहयोगी नवेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइज, अयोध्या। वहीं अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा में सहकारिता सम्मेलन में शिरकत करने आए उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री स्वतेंद्र प्रभार जेपीएस राठौर से हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सबसे अहम सीट मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर खास बातचीत की। इस समय हमारे साथ यहाँ पे मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जी, उनसे बात करते हैं इंडिया वाइज से। क्या कहेंगे, ये उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, मिल्कीपुर सबसे हार्ड सीट है, तो इसको लेके मिल्कीपुर में इतिहास रचेगा। ऐतिहासिक वोटों से मिल्कीपुर की विधानसभा भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट जीतेगा। और जिस तरीके से वातावरण और माहौल है, मिल्कीपुर और पूरे अयोध्या की जनता ने तय कर लिया है कि हमको पूरा जो है फिर से एक बार एक अवसर मिला है जब हम दिखाएं कि प्रभु श्री राम के आशीर्वाद की ताकत क्या है। मिल्कीपुर ही नहीं, 10 की 10 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन टूटेगा? क्योंकि जिस तरीके से सपा यहाँ पे कल रैली करने जा रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य तो नहीं है। अब अभी टूटेगा या थोड़े दिनों बाद टूटेगा, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि वो टूटेगा जरूर। इसका फायदा सीधा बीजेपी को होगा। अब फायदा क्या, वो एक में रह के कुछ नहीं कर सकते हैं। वो उन्होंने इस बार जनता को गुमराह करके और जो खटाखट योजना और संविधान के नाम पर जो बरगलाया है, उनके साथ छलावा करने का काम किया है। तो काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई खत्म है। अब इसके बाद इनका पराजय का ही मुंह देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ भी प्रत्याशी ने घोषणा की है, हो सकता है चुनाव की घोषणा 1-2 दिन में हो जाए। नहीं, घोषणा पार्टी में बहुत विचार मंथन के बाद होती है। इस पर विचार मंथन चल रहा है और बहुत से दावेदार हैं, अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी इसकी घोषणा भी पार्टी करेगी। ये हमारे साथ जो जेपीएस राठौर थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है यूपी गठबंधन को लेकर के, वो सबसे ज्यादा हार्ड सीट जो है मिल्कीपुर की मानी जा रही है। यहाँ पे जल्दी प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी जाएगी। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।